18 इंडिया, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, लिहाजा हमारी आपसे दरख्वास्त है कि मास्क आप जरूर पहने। और इसी के लिए न्यूज़ 18 इंडिया कैंपेन भी चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। सावधानी इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। जम्मू धमाके से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एयरफोर्स स्टेशन से उसके पास मौजूद मोहल्लों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, ताकि 27 जून को एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले और रात में मंडराने वाले ड्रोन का पता लगाया जा सके। और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान मोहल्ले में मौजूद हर घर में पूछताछ की जा रही है, हर आने जाने वाले की जानकारी जुटाई जा रही है। और इससे पहले इसी मोहल्ले से 2 संदिग्ध को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। वो चेकिंग कर रहे हैं, भाई एयरपोर्ट के अंदर अटैक हुआ है ड्रोन के साथ, और पूछताछ कर रहे हैं। भाई अच्छी काम कर रहे हैं, ये तो करना चाहिए सर। ये बहुत खतरा हमारे पे एयरपोर्ट के साथ कर रहे हैं, ये बहुत खतरा है इधर, ये करना चाहिए हमें। हम इस समय जम्मू एयरपोर्ट के जो पिछला इलाका मोहल्ला है, पीर बाबा मोहल्ला इसे कहा जाता है, उस इलाके में हैं। आप देख सकते हैं बस जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें जो हैं मोहल्ले में सर्च कर रही हैं। हर घर जाकर पता कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर कौन कौन से लोग आए थे, कौन लोग जहाँ पर रहे हैं, उन सब की जांच की जा रही है। क्योंकि जो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर अटैक हुआ था, वो जो 2 ड्रोन थे वो कहाँ से ऑपरेट किए गए थे, उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। तो ये एयरफोर्स स्टेशन के पिछला मोहल्ला है, जिसे पीर बाबा मोहल्ला कहा जाता है। इस पूरे मोहल्ले में अलग अलग टीमें जम्मू कश्मीर पुलिस की जो हैं वो यहाँ पर जांच में जुटी हुई हैं। हर व्यक्ति से पूछा जा रहा है, लोगों के घरों से पूरी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर इस इलाके में क्या घर वालों के अलावा कोई और व्यक्ति आया था। माना जा रहा है कि जो ड्रोन यहाँ पर 2 विस्फोट हुए थे ड्रोन के जरिए, उन ड्रोन को कहीं इस इलाके से, जो बेली चराना बिल्कुल इनके साथ सटा हुआ इलाका है, कहीं इस इलाके से ऑपरेट तो नहीं हुए। इसकी पूरी जानकारी अब जुटाई जा रही है। कैमरामैन राजू के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। तो लगातार हर आने जाने वाले पर निगाह बनाई हुई है और ये पूछताछ हो रही है। वहां जो सट्टे इलाके हैं वहां पर खास तौर पर निगरानी ये बढ़ती जा रही है। साथ ही पूरी इंफॉर्मेशन खंगाली जा रही है कि कौन लोग आए थे, कौन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन शर्मा जुड़ गए हैं। पवन, अभी क्या अपडेट है इस मसले पर? देखिए, अभी भी जो एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के जितने भी मोहल्ले हैं, जो सतवारी ब्लॉक जो पड़ता है, लगभग इसमें 7-8 मोहल्ले बिल्कुल जो पास सटे हुए हैं, और आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर सभी लोगों के घरों के भीतर पुलिस की टीमें जा रही हैं। वहां से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, सबको बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई बाहरी व्यक्ति तो नहीं आया। और उसके साथ जो सुरक्षा एजेंसियां वो इसी चीज का पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये ड्रोन ऑपरेट कहाँ से हुए हैं। आए तो हैं, लेकिन ये किस दिशा में है, और उसके बाद ऑपरेशन इनका सिस्टम कहाँ था। तो उसी के चलते जो जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम और बाकी एजेंसियों की टीमें जो हैं वो इस काम में जुटी हैं, और लोगों के घरों में जाकर डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, एक रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है, और लोगों से कहा जा रहा है कि अगर कोई भी उनको बाहरी व्यक्ति आता है या शक होता है तो उसके बारे में तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए। ठीक है पवन, मैं आपके साथ दोबारा जुड़ूंगी। इधर जम्मू और आसपास के इलाकों में पिछले 4 दिनों से मंडरा रहे ड्रोन को देखते हुए जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत जैमर भी लगाया गया है। और इसके अलावा रात में मंडराने वाले ड्रोन से निपटने के लिए कुछ जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। यही नहीं, एयरफोर्स स्टेशन के सभी गेट्स की बाहरी दीवारों पर हाई मास्क लाइट लगाई गई हैं, ताकि कोई भी ड्रोन को आसानी से देखा जा सके। राजौरी जिले में तो ड्रोन खरीदने, बेचने और उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियों की टीमें जहां पहुंच रही हैं। और आप देखें तो अभी एनआईए की स्पेशल टीम यहां पर फिर पहुंची है। आज एनआईए के डीजीपी पहुंच रहे हैं, सीआईएसएफ के डीजीपी यहां पर पहुंच रहे हैं। लगातार सुरक्षा अधिकारियों की बैठक भीतर जारी है। जिस तरह से ये ड्रोन अटैक हुआ था उसके बाद
NIA के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें लगातार यहाँ पर पहुँच रही हैं और सुरक्षा का पूरा जायज़ा ले रही है कि किस तरह से जो ड्रोन अटैक हुआ था, उसके बाद आगे क्या प्रबंध किए जाएंगे आने वाले दिनों में, जहाँ पर इस तरह के हमले ना हो उसे लेकर सुरक्षा की जो समीक्षा है वो की जा रही है। माना जा रहा है कि सभी एजेंसियों ने मिलकर जो अभी जांच NIA को मिली है उसके साथ साथ बाकी एजेंसियां भी उन्हें सपोर्ट करेगी कि आखिर इस जो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन है इसके भीतर जो अटैक हुआ था, ड्रोन अटैक हुआ था, उसके बाद आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हाई मास्क लाइट्स लगा दी गई है ताकि कोई लो लेवल का ऑब्जेक्ट अगर उड़कर आता है आसानी से देखा जा सके। उसके साथ साथ ये ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया गया है, एंटी ड्रोन सिस्टम भी इंस्टॉल किए गए हैं। जम्मू के आसपास के जितने भी महत्वपूर्ण ठिकाने हैं सुरक्षा को लेकर, वहाँ पर भी ड्रोन देखने के लिए जो सिस्टम है वो लगाया गया है। ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ एंटी ड्रोन स्क्वाड भी तैनात किए गए हैं ताकि आगे से अगर कोई इस तरह से ड्रोन हमला होता है तो उससे निपटा जा सके। पवन, एक बार फिर से जरा बताइए कि इस ड्रोन साजिश के बाद जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाया गया उसके तहत किस तरह की सुरक्षा और बढ़ाई गई है? देखिए, सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो जम्मू के आसपास के जितने भी मिलिट्री स्टेशन हैं या फिर एयरफोर्स के जो इक्विपमेंट वाले स्टेशन हैं, वो कुंजवानी इलाका हो या फिर मीरा साहिब का इलाका हो, वहां पर कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है। एयरफोर्स स्टेशन के भीतर जैमर लगा दिए गए हैं, एंटी ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिया गया है, हाई मास्क लाइट्स लगाई गई हैं कि अगर कोई लो लेवल पे ऑब्जेक्ट अगर रात को उड़ता दिखता है तो उसको देखा जा सके। उसके साथ साथ जितने भी आर्मी इंस्टॉलेशन है वहां पर कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीम जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के भीतर दूसरे रविवार से ही जहां पर बैठी हुई है और उसके साथ साथ CISF, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और जितने भी जहां पर एजेंसीज हैं वो लोग जहां पर लगातार बैठकें कर रहे हैं और सुरक्षा को मजबूत करने के यहाँ पर कोशिशें की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पिछले 4 दिन से लगातार जिस तरह से जम्मू शहर के आसपास के सैन्य इलाकों में ड्रोन जो मंडरा रहे हैं वो आखिर कहां से ऑपरेट हो रहे हैं और किस इलाके से आ रहे हैं, तो उसे लेकर काफी जो सुरक्षा एजेंसियां वो चिंता में भी हैं और लगातार बैठकों का दौर अभी भी एयरफोर्स स्टेशन के भीतर जारी है। ठीक है पवन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इधर जम्मू में लगातार चौथे दिन देर रात ड्रोन देखे गए हैं और न्यूज़ 18 के हमारे सहयोगी जिनसे अभी मैं बात कर रही थी, पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि जम्मू के अलग अलग इलाकों में एक बार फिर रात में 3 ड्रोन्स देखे गए हैं। पहला ड्रोन रात के वक्त करीब 9:30 बजे देखा गया मीरा साहिबा इलाके में और इसके बाद सुबह 4:40 पर कालूचक इलाके में दूसरा एक और ड्रोन देखा गया है। जो जानकारी मिल रही है, जो 3 ड्रोन देखने की जानकारी है, उसकी कुछ ही समय बाद ही सुबह के वक्त में 4:52 पर कुंजवानी इलाके में तीसरा ड्रोन देखा गया है। और इससे पहले कल यानी कि 29 जून को कुंजवानी, रत्नूचक और कालूचक में 3 ड्रोन देखे गए थे। 28 जून को कालूचक और रत्नूचक में 2 ड्रोन दिखे थे और जबकि 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला किया गया था। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 ड्रोन से ब्लास्ट होने के बाद जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में ड्रोन लगातार दिखने का सिलसिला जारी है। बीती रात भी 3 ड्रोन जो हैं वो स्पॉट किए गए हैं जम्मू के मीरा साहिब इलाके में, कुंजवानी इलाके में और कालूचक इलाके में। हम इस समय जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर कुंजवानी के पास हैं और जहां पर आप देखिए कि पुलिस के जवान भी तैनात हैं, नाका यहां पर लगाया गया है। लेकिन इस इलाके की अगर मैं बात करूं, मैं कैमरामैन से कहूंगा, ये वाला जो एरिया है कुंजवानी का, पीछे इसके सारा आर्मी का एरिया है और जहां पर एक एयरफोर्स का बहुत ही संवेदनशील इलाका भी है, जिस इलाके में बीती रात एक ड्रोन फिर देखा गया। हालांकि कल भी इस इलाके में एक ड्रोन देखा गया था। मीरा साहिब जो इलाका है वो आरसपुरा सेक्टर के पास पड़ता है, वहाँ पर भी एक ड्रोन जो है वो रात को देखा गया। तो पिछले 3-4 दिन से लगातार ड्रोन जो है वो देखे जा रहे हैं, वो चाहे कालूचक मिलिट्री स्टेशन हो, रत्नूचक मिलिट्री स्टेशन हो, या फिर कुंजवानी का जो इलाका है। और कुंजवानी में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर वायुसेना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील इलाका है, जिस इलाके में कल एक ड्रोन जो है वो स्पॉट किया गया। तो कुल 3 ड्रोन बीती रात स्पॉट किए गए हैं और उससे पहले कालूचक में 2 ड्रोन देखे गए थे। 3 ड्रोन इस पूरे इलाके में देखे गए। ये आप एरिया देख सकते हैं, ये पूरा आर्मी का एरिया है और इसी इलाके में ड्रोन जो है वो स्पॉट किया गया था। उसके बाद सेना और पुलिस की जवानों ने पूरे इलाके को घेरा था और सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिल पाया है। सुरक्षा एजेंसियों को भी कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर ड्रोन आने के बाद किस इलाके में चले गए हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन से लगातार जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में ड्रोन देखने का सिलसिला जारी है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर विस्फोट होने के बाद वहां पर सुरक्षा एजेंसियां
भिन्न भिन्न जो एजेंसियां हैं वो जांच तो कर रही हैं, लेकिन अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि जो जम्मू और उसके आसपास के इलाके में ड्रोन डेली रात को मंडरा रहे हैं, आखिर वो कहां से ऑपरेट हो रहे हैं और किस दिशा की ओर जा रहे हैं। पवन, जैसा आप बता रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में कि किस तरह से ड्रोन लगातार मंडराने की खबर आसमान में जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन बावजूद इसके वो कहां गायब हो जा रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसे में ड्रोन को ट्रेस करने का क्या तरीका होता है और उस पर काम कैसे किया जा रहा है इस हमले के बाद? देखिए, इस समय अगर हम बात करें कि ड्रोन दिखने के बाद कहां गायब हो गए हैं, जो 4 दिन से लगातार यहां पर मंडरा रहे थे, अब सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए एयरफोर्स स्टेशन और उसके आसपास इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां वहां इसी काम पर लगी हुई हैं और कुछ इक्विपमेंट्स लगाए जा रहे हैं। वो ट्रैक करेंगे कि पिछले 2-4 दिन से आसमान पर कितने ऑब्जेक्ट उड़ रहे थे, वो किस दिशा से आए थे और किस दिशा की ओर गए थे। वो सिस्टम भी शायद यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर किन किन इलाकों में जो ड्रोन थे वो किस दिशा से आए थे। और सुरक्षा एजेंसियां इसके ऊपर काम कर रही है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द ये गुत्थी सुलझा ली जाएगी कि ये इतने ड्रोन जो पिछले 4 दिन से आ रहे हैं, इनको कौन ऑपरेट कर रहा है और किस इलाके से ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, आप लगातार बने रहिएगा, अपडेट्स के लिए आपके पास हम आते रहेंगे। इस बीच जम्मू में चौथे दिन ड्रोन दिखने और जेडीयू और आरजेडी ने इस पर कहा है, रिएक्ट किया है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो लोग। ड्रोन से जो हमला हुआ है एयरफोर्स स्टेशन पे, ये बहुत चिंताजनक बात है। इससे हमारे सारे सैनिक ठिकाने और अड्डों पे खतरा है। तो अपनी आंतरिक सुरक्षा को लेकर बिल्कुल कोई ठोस निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं करने चाहिए। कश्मीर में पहली दफा ऐसा हुआ है कि ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है आतंकवादियों के जरिए, और ये वहां के जम्मू कश्मीर के पुलिस का ये मानना है कि जो आतंकवादी हैं वो वहां के लोकल नौजवान लड़के हैं, 18 साल 20 साल, वहां के नागरिकों का दिल नहीं जीतिएगा, उनका विश्वास हासिल नहीं कीजिएगा, तब तक कश्मीर में आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। आप कितना भी हाई लेवल मीटिंग कर लीजिए। और आइए बात करते हैं मौसम के मिजाज की। उत्तर भारत के कई इलाकों में तपती गर्मी और लू ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। पहली राजधानी दिल्ली की है। वहां मॉनसून का इंतजार कर रहे लोग भीषण गर्मी की वजह से परेशान हैं। गर्मी के साथ लू के थपेड़ों ने लोगों की मुश्किल और बढ़ाई हुई है। जबकि दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के जयपुर की। राजस्थान में तेज धूप ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। दोपहर में तेज गर्मी की वजह से लोग घरों से निकलने के लिए सोचे भी तो सोचे कहते, इतने ज्यादा धूप इस वक्त वहां पर है। दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर जारी है। लगातार बढ़ते तापमान ने दोपहर के वक्त लोगों का बाहर निकलना दूभर कर दिया है। भीषण गर्मी के साथ ही लू ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। बढ़ती गर्मी से बचने के लिए लोग एसी का सहारा ले रहे हैं और इसकी वजह से दिल्ली में बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। लगातार बढ़ते पारे के बीच लोगों को बारिश का इंतजार है। दिल्ली वालों को फिलहाल तेज गर्मी और धूप से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में इस वक्त तेज गर्म हवाएं चल रही हैं जिन्हें लू कहा जाता है और हीट वेव कंडीशन भी बनी हुई है। कल दिल्ली में अगर बात करें तो कल दिल्ली का जो अधिकतम तापमान था वो 43 डिग्री टेम्परेचर था, जो कि सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा था। जब तापमान सामान्य से 4 डिग्री या उससे ज्यादा हो जाता है तो हीट वेव कंडीशंस बनी रहती हैं, जिसकी वजह से आज भी माना जा रहा है कि तापमान जो अधिकतम तापमान है वो तकरीबन इतना ही रहेगा और इसी वजह से हीट वेव कंडीशंस बनी रह सकती हैं। गर्म तेज हवाएं दिल्ली में आज चल रही हैं जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक होने का भी खतरा है। ऐसे में एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि जब तेज गर्मी में और इस तेज धूप में जब आपको बाहर निकलना ही है तो खुद को ढककर बाहर निकलें, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत तेज धूप है, चिलचिलाती धूप है और ऐसे में जो गर्म हवाएं साथ में चल रही है वो बीमार भी कर सकती है। मॉनसून की अगर बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में ही दिल्ली में मॉनसून दस्तक दे सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और भीषण गर्मी से जूझ रहे दिल्ली वासियों को अगले कुछ दिनों गर्मी से राहत मिलने के कोई संकेत नहीं है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि कल भी आज की ही तरह गर्मी रहने वाली है, जबकि 2 दिन बाद हल्की बारिश होने की उम्मीद है। लेकिन इस बारिश के बाद भी तापमान गिरने की संभावना कम ही जताई जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलने की सलाह दी। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, जो टेम्परेचर
लगातार नजर आ रहा है वो लोगों की चिंताएं बढ़ा रहा है, खास तौर पर दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए, क्योंकि अब लू आज और कल इसी तरीके से चलने की जानकारी मौसम विभाग की तरफ से भी दे दी गई है। हालांकि लगातार जिस तरह से मौसम करवट बदल रहा था, जितनी गर्मी हो रही थी, लोगों को ये उम्मीद थी कि जल्द ही देर शाम या फिर अगले दिन बारिश होगी, लेकिन इस तरह का कोई भी अनुमान मौसम विभाग की तरफ से नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो अधिकतम तापमान है वो 43 डिग्री तक पहुंच सकने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में लगातार लोगों को उम्मीद है कि मौसम में ये जो तपिश है वो कम हो, झमाझम बारिश हो, लेकिन बारिश के कोई हाल फिलहाल आसार आज और कल में नजर नहीं आ रहे हैं। तो तपती धूप में लोगों को अगर घरों से निकलना है किसी काम के लिए तो निकलना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ऐसा मौसम है कि लोग अपने घरों से निकलने से वैसे ही बच रहे हैं। पहले ही कोरोना महामारी का दौर और ऐसे में तपती धूप, ये दोहरी मार इस वक्त दिल्ली एनसीआर के लोगों पर पड़ रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, जो कि मौसम वैज्ञानिक हैं। सर, टेम्परेचर लगातार हाई है, लोग परेशान हैं, कब तक लोगों को राहत मिलेगी, बारिश कब होगी? देखिए, जो हमारे पास बारिश होने की संभावना है वो 2 तारीख की शाम में और 3 में हल्की फुल्की बारिश दिल्ली एनसीआर में हो सकती है। तो उस समय हमारे पास थोड़ी 2 और 3 में थोड़ी राहत मिल सकती है। और उस कल और आज हमारे पास टेम्परेचर बढ़ा रहेगा और उससे आपको थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन 2 और 3 तारीख में निश्चित तौर पे थोड़ी बारिश होगी, थंडर स्टॉर्म होने के चांसेस हैं और उससे तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी। मानसून कब तक पहुंचेगा दिल्ली सर? देखिए, अभी हमारे पास कंडीशन फेवरेबल नहीं है और लगभग आप कह सकते हैं कि 6 से 7 दिनों तक कभी कंडीशन फेवरेबल नहीं होगी, तो तब तक कभी मानसून का ऑनसेट होना दिल्ली एनसीआर में संभव नहीं है। यानी 2 या 3 तारीख को थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे जा सकता है, लेकिन उसके बाद फिर जब तक मानसून नहीं आता इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। हाँ, देखिए, थोड़ा बादल वगैरह आते रहेंगे, लेकिन टेम्परेचर अभी जो बढ़ना होगा वो आज हमारे पास मैक्सिमम जाएगा। कल के बाद से थोड़ा थोड़ा तापमान गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास थोड़ी पूर्वी हवाएं जो दिल्ली के नॉर्थ में रहेंगी, तो उससे हमारे पास थोड़ी नमी आती रहेगी, थोड़ा थोड़ा तापमान आपका कम होगा। और इस तपिश पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं चंदन जजवाड़े। चंदन, जरा बताइए कि इतनी तपिश की वजह क्या है मौसम विभाग के मुताबिक? देखिए, मौसम विभाग ने साफ कहा कि ये तपिश बरकरार रहेगी, आज कम से कम ये तपिश बरकरार रहेगी। लेकिन अर्पिता, अभी जहां पर मैं खड़ा हूं दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली का इलाका कनॉट प्लेस के पास, यहां मैं देख रहा हूं कि अभी धूप जो है थोड़ी ढल गई है, एक तरह से थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। और जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पूर्वी तरफ से हवाएं आएंगी, तो कल से मौसम में थोड़ी सी बदलाव जो थोड़ा सा हम देख सकते हैं, वो बदलाव अभी से थोड़ी थोड़ी महसूस हम कर पा रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, खास करके घर के बाहर निकलना या काम करना या जिन लोगों को निकलना पड़ता है उनके लिए भारी मुसीबत है। डिहाइड्रेशन एक बड़ी वजह बन सकती है इस तरह की गर्मी और धूप, तो लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। मौसम विभाग ने जो अनुमान बताया उसके मुताबिक कल से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन बहुत बड़ी राहत कल भी मिलने वाली नहीं है। जैसा आप बता रहे हैं कि आज और कल में राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन जो पारा है वो हाईएस्ट कहां तक पहुंच सकता है? देखिए, पारा अगर हाईएस्ट की बात करें तो आज जो टेम्परेचर रहेगा मौसम विभाग के मुताबिक वो इस समय का मैक्सिमम रहेगा। हालांकि पूर्वानुमानों की जहां तक बात होती है तो ये एक अनुमान होता है, एग्जैक्ट डेटा कुछ नहीं बता सकते। अभी भी हमारी मौसम विभाग में भी बात हुई है, तो उनके डीजी के साथ एक मीटिंग चल रही कि हम क्या सुटेबल डेटा दे सकते हैं, क्योंकि लोग उम्मीद कर रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब दिल्ली और पूरे एनसीआर के इलाके का मौसम बदले, लोगों को थोड़ी राहत मिले। इन तमाम चीजों को लेकर के एक मीटिंग हो रही ताकि एक बेहतर डेटा और अनुमान लोगों को दिया जा सके। थोड़ी देर में उनसे बात होगी तो वो बता पाएंगे कि वो किस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। लेकिन अभी तक जो हमें बताया गया उसके मुताबिक कल से मौसम में थोड़ी सी नरमी जरूर देखी जाएगी। आज जो है लोगों को अभी फिलहाल गर्मी का सामना करना पड़ेगा। अमूमन हमने देखा है चंदन कि जून के अंत तक बारिश झमाझम होने लगती है, खास तौर पर दिल्ली एनसीआर के हिस्सों में, लेकिन अब तो जुलाई आने को है, कल से जुलाई शुरू हो जाएगा। मॉनसून के बारे में क्या जानकारी मौसम विभाग दे पा रहा है ताकि इस तपिश से राहत मिले लोगों को? देखिए, उसी को लेकर के एक मीटिंग चल रही है। हमने बताया कि अभी डीजी के साथ मीटिंग चल रही है मौसम विभाग के तमाम वैज्ञानिकों की, और उस मीटिंग के बाद वो निश्चित तौर पर
एक कंक्लूजन बताएंगे कि क्या उनका जो अनुमान अब तक का है उसमें क्या अपडेट आए हैं, और देखना होगा, इंतजार करना होगा थोड़ी देर के लिए कि मौसम विभाग की तरफ से क्या अपडेट आता है। अभी की स्थिति ये है कि दिल्ली के लोग परेशान हैं। मौसम विभाग भी इस बात को जानता है कि दिल्ली और एनसीआर के लोगों को राहत वाली खबर चाहिए कि कब जो है मानसून यहाँ पे दस्तक देगा, किस समय लोग राहत महसूस कर सकते हैं। अभी उनकी तरफ से केवल एक एडवाइस है कि धूप से बच करके लोग रहें, डिहाइड्रेशन का डर है, ऐसे मौसम में लोग जो है पानी का सेवन लगातार करें और घर के बाहर जब तक जरूरी ना हो ना निकले। लेकिन जिन लोगों को कामकाज के सिलसिले से बाहर निकलना पड़ता है या जिन्हें काम करना पड़ता है उनको सावधानी रखनी पड़ेगी। थोड़ी देर में अर्पिता निश्चित तौर पर हम अपने दर्शकों को बता पाएंगे कि मौसम विभाग ने क्या अपडेट अभी दिया है। जी, प्रियंका का भी रुख कर लेते हैं, और आसान नहीं है ऐसे मौसम में रिपोर्टिंग करना, आप दोनों ही वो काम कर रहे हैं। प्रियंका, जरा आप बताइए तस्वीरों के जरिए कि अमूमन इन सड़कों पर आम दिनों में कितनी चहल पहल दिखती है, हालांकि महामारी का समय चल रहा है, और आज क्या बड़ा फर्क देख रही हैं मौसम की वजह से? जी बिल्कुल, ये मैं लुटियन जोन इलाके में हूँ, और वैसे तो ये ऑफिस का ज़्यादा इलाका है जहाँ पर ऑफिसेज ज़्यादा होते हैं, लेकिन सड़कों के मतलब गाड़ियों की मूवमेंट की बात करें तो आप देखेंगे कि बहुत कम गाड़ियों को मूवमेंट नजर आ रहा है। लेकिन मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी, थोड़ा दूर अगर आपको कैमरे पे नजर आए तो यहाँ पर धूल भरी आंधी चलनी शुरू हो गई है। धूल जो है वो पूरे पर्यावरण में नजर आ रही है। आप देखेंगे धुंधला नजर आ रहा है, यहाँ से पार्लियामेंट का जो थोड़ा हिस्सा नजर आता है, क्योंकि इस इलाके में धूल भरी आंधी चलने की बात आज भी मौसम विभाग ने की थी। साथ ही मौसम विभाग का ये भी कहना है कि कल और परसों हल्की बारिश हो सकती है धूल भरी आंधी के साथ, जो टेम्परेरी राहत लोगों को जरूर दे सकती है। 43 डिग्री तक का जो टेम्परेचर चल रहा है, जो कि सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है, और फील लाइक टेम्परेचर की बात करें तो 45 डिग्री तक का ये टेम्परेचर महसूस हो रहा है कि जैसे 45 डिग्री का मौसम फिलहाल हो वैसे ये गर्मी महसूस हो रही है। लू आज चल रही है, लेकिन टेम्परेरी राहत कल और परसों मिल सकती है, जब 1 से 2 डिग्री तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। लेकिन मॉनसून के लिए अभी इंतजार लंबा है। और लू भी इस तरह चल रही है कि अगर घर से बैठकर आप शीशे से बाहर देखें तो ऐसा लगता है आंधी जैसा माहौल है, लेकिन बाहर जब आप निकलते हैं तो लू के थपेड़ों से आपका सामना होता है। इधर राजस्थान से कुछ जुड़ी हुई जानकारियां हैं, वो आप दोनों बने रहिएगा, बता देते हैं व्यूअर्स को। राजस्थान में भी भीषण गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। तेज धूप की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लोग घरों में दुबके रहने को मजबूर हैं। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आए हैं, और उनके हाथों में भी धूप से बचने के लिए छतरी दिखाई दी है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से सब इस धूप की वजह से, इस तपिश की वजह से ठहर सा गया है, और जो लोग निकल रहे हैं घर से वो छाता लेकर निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इतनी ज्यादा तपिश में अगर वो बगैर छाता के निकलेंगे तो हो सकता है कि उनकी तबीयत बिगड़ जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और ऐसी भरी गर्मी में हमारे पास कोई सवारी नहीं है। हमारा काम धंधे पे बहुत फर्क पड़ता है, कोई आता नहीं है हमारे पास। काम धंधा तो है नहीं, 12 से 15 घंटे रोड पे रहने के बावजूद भी कुछ कमाई धमाई नहीं है। काम धंधा बिल्कुल बंद है, और ये गर्मी है, स्टैंड है, यहाँ पे बैठे हुए हैं बस। चंदन, एक और बात जो इस मौसम में महसूस की जा रही है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया, कि अगर आप घर के भीतर हैं और कांच की वॉल से बाहर देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आंधी जैसा माहौल है, लेकिन बाहर जाके देखिए तो वो लू है। तो लू का भी जो रफ्तार है चलने का, वो मुझे लगता है पिछले मौसम के मुकाबले ज्यादा है। ऐसा है क्या? मौसम विभाग क्या बता रहा है? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग भी बता रहा है कि लू की रफ्तार ज्यादा है। 6 डिग्री टेम्परेचर औसत से ज्यादा होना अपने आप में एक बड़ी घटना है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो हम खुद भी फील करते हैं, क्योंकि हमारा लगातार सामना होता है गर्मियों से। हर साल हम गर्मी झेलते हैं और घर के बाहर आके रिपोर्टिंग का काम होता है। इस बार हम देख रहे हैं कि इसमें राहत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बड़ी मुसीबत है ये गर्मी और धूप, और जो लू चल रही है बाहर, घर के बाहर जब आप निकलते हैं तो लोगों को निश्चित तौर पर इससे बचने की जरूरत है। हमने घर के अंदर से देखा, आप जैसा बता रही कि ऐसा लगता है कि धूल भरी आंधियां चल रही, लेकिन वो असल में लू होता है, क्योंकि वो सीधे अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स है, एक फिजिक्स के एक फेनोमेनन की वजह से ऐसा दिखता है, लेकिन हकीकत में बाहर जो है लू के थपेड़े चल रहे हैं, इसलिए लोग कम सड़कों पर नजर आएंगे। कनॉट प्लेस का ये इलाका है, आपको एक बार हम दृश्य दिखाना चाहेंगे कि कनॉट प्लेस के इस इलाके में जिस तरह से दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई, आमतौर पर ऐसी सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग दिखने चाहिए। ये सड़क जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ भी जाती, कई सारे होटल रेस्टोरेंट इस सड़क पर हैं, उस वजह से भी भीड़ दिखती है, लेकिन अभी भीड़ बिल्कुल नहीं है, जो साफ इशारा कर रहा है कि दिल्ली के मौसम में लोगों का घर से बाहर निकलना मुमकिन नहीं है, मुसीबत भरा। इसलिए लोग अभी जिनको बहुत जरूरी नहीं है वो घरों के अंदर ही कैद हैं और घर के
बाहर जिनको जरूरी है केवल वही लोग निकल रहे हैं और पूरी एहतियात बरत के पूरी सावधानी के साथ घरों से निकलना जरूरी है। और एक और अहम सवाल प्रियंका आपसे वो ये कि ये जो एक दिन बाद कहा जा रहा है कि बारिश होगी, इसके बाद क्या बारिश का सिलसिला जारी रहेगा या फिर ये आंशिक राहत होगी दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए? प्रियंका जी बिल्कुल, ये आंशिक राहत ही होगी, इसको भी साफ किया है मौसम विभाग ने, क्योंकि दिल्ली ने इस बार बहुत ज्यादा प्री मानसून शार भी नहीं देखा है। जो मानसून से पहले की बारिश होती थी वो भी यहाँ दिल्ली में इस बार ज्यादा देखने को नहीं मिली है। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊं, देखिए आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से, जिसकी मैं बात करी कि ऐसा लग रहा है कि पूरे वातावरण में धूल ही धूल नजर आ रही है। ये आप देखिए कि तेज हवाएं, जो ये लू है, गर्म हवाएं जो है वो चल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि धूल धूल पूरी जगह हो गया है। ऐसे में 1-2 घंटे में आइसोलेटेड जगह में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। और कल की अगर बात करें तो कल और परसों हल्की बारिश का अनुमान लगा रहा है मौसम विभाग, लेकिन उनका साफ कहना है कि ये जो राहत लग रही है, जो टेम्परेचर है वो 43 से 41 तक आ सकता है, लेकिन इससे नीचे नहीं जाएगा। यानी कि जो गर्मी फिलहाल दिल्ली वाले महसूस कर रहे हैं, ये जो गर्म हवा के बार बार थपेड़े लग रहे हैं वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। लू का ये मौसम नहीं है। आमतौर पे लू जो होती है वो अप्रैल मई में चलती है, लेकिन जून में इस वक्त तक प्री मानसून शार की वजह से गर्मी जो थी वो ज्यादा मॉइस्ट हो जानी चाहिए थी, क्योंकि बारिश का आना, बारिश का रुकना, ये सिलसिला चलने चाहिए था, क्योंकि मानसून आने वाला है, लेकिन वो देखने को नहीं मिल रहा है। ड्राई गर्मी है और लगातार बहुत तेज गर्म हवाएं बाहर चल रही है। ठीक है, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा और साथ ही साथ ये तस्वीरें दिखाते रहिएगा कि किस तरह से लोगों के लिए आफत का सबब ये मौसम बना हुआ है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़ी हुई। कांग्रेस की बैठक चल रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई है नवजोत सिंह सिद्धू की और राहुल गांधी के आवास पर ये तीनों लोग महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हैं, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे हैं। और साथ ही बता दें कि न्यूज 18 के अरुण सिंह ये खबर लगातार ट्रैक कर रहे हैं। उन्होंने ये खबर बताई है कि सिद्धू पर कांग्रेस की बैठक, पंजाब में कांग्रेस पार्टी में जो सियासी घमासान मचा हुआ है चुनाव से लगभग 7 महीने पहले, उसको खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और प्रियंका से आज सुबह ही नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात हुई है, जिसकी लगातार चर्चाएं भी थी। सिद्धू अभी जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। कांग्रेस मंथन कर रही है कि आगे अब क्या होने जा रहा है, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी के आवास पर सोनिया गांधी की मौजूदगी बताई जा रही है, प्रियंका गांधी की मौजूदगी बताई जा रही है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अभी वहां नहीं है। इस बात की जानकारियां हमें आ रही हैं, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि अब आज या फिर आने वाले कल पूरी तस्वीर पंजाब कांग्रेस की साफ होगी कि नवजोत सिंह सिद्धू का आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या किरदार रहने वाला है, उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है। लेकिन साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात जो शीर्ष नेतृत्व के जरिए उम्मीद की जा रही है वो ये कि क्या वो ये भी साथ ही साथ साफ करेंगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का कद बड़ा होगा और नवजोत सिंह का कद छोटा होगा पंजाब विधानसभा चुनाव में। ये वो मसले हैं जिस पर उम्मीद की जा रही है कि आज तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, जिन्होंने ये खबर हमें दी है। न्यूज 18 के अरुण सिंह की यह खबर है, जानकारी आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू पर बैठक हो रही है और उस बैठक में सोनिया, राहुल और प्रियंका मौजूद है और राहुल गांधी के घर पर यह बैठक चल रही है, जिसमें ये तीनों लोग शामिल हुए हैं। आज कहा जा रहा है कि इस मसले का हल निकाल लिया जाएगा, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है वो ये कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले इस वक्त जिस तरह का मंथन कांग्रेस पार्टी में चल रहा है वो कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में, ये भी बहुत अहम है, क्योंकि जो कार्यकर्ता है पंजाब कांग्रेस का वो इस बात से लगातार नाराज दिख रहा है कि जिस समय में चुनाव में अपने आप को झोंका जाना चाहिए था, उस वक्त शीर्ष नेतृत्व पंजाब कांग्रेस का उनके भीतर ही सिर्फ टब्बल की जानकारियां लगातार सामने आ रही है। कांग्रेस कमेटी के सामने कैप्टन अमरिंदर बीते दिनों आपने देखा कि पेश हुए, उन्होंने अपनी बात रखी, कमेटी ने उन्हें नसीहत दी, साथ ही कुछ मसलों पर उन्हें हिदायत भी दी गई। लेकिन कांग्रेस समिति के सामने नवजोत सिंह सिद्धू उससे पहले पेश नहीं हुए थे और वो बार बार कांग्रेस आला कमान का जिक्र कर रहे थे और वो ये कह रहे हैं कि मैं सीधे कांग्रेस आला कमान से बात करूंगा। तो आखिरकार ये कहा जा रहा है कि आज का दिन नवजोत सिंह सिद्धू के मसले पर एक निर्णायक दिन हो सकता है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि राहुल के घर पर प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और इस बैठक में
आखिरकार क्या नतीजा निकलेगा? नवजोत सिंह सिद्धू को क्या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है या फिर उनकी मिली हुई जो जिम्मेदारियां मौजूदा स्थिति में है उसमें पर कतरे जा सकते हैं? इन तमाम बिंदुओं पर आज उम्मीद की जा रही है कि आला कमान जो बैठक कर रहा है उस पे नवजोत सिंह सिद्धू की स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन जो बीते दिनों न्यूज़ 18 ने इंटरव्यू किया था नवजोत सिंह सिद्धू का, जो तेवर उनके नजर आ रहे थे उससे साफ ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस का जो आला कमान है, जो दिल्ली में बैठे हुए आला कमान है, वो उनकी हर बात को तवज्जो देने के मूड में है। ऐसा उनके इंटरव्यू से लग रहा था। पंकज त्रिपाठी पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज कपाही, पंकज क्या खबर आ रही है? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रियंका गांधी खुद लॉबिंग जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कर रही है और जानकारी ये भी मिल रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी दिल्ली में है। वो इंतजार कर रहे हैं पार्टी आलाकमान के फैसले का और चर्चा ये भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी के साथ भी मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी से मिले, प्रियंका गांधी से मिलने के बाद प्रियंका गांधी ने सारी बात राहुल गांधी को बताई, सोनिया गांधी को बताई और ऐसे में दो विकल्प हैं। एक, नवजोत सिंह सिद्धू कैबिनेट में वापस आए, नवजोत सिंह सिद्धू को डिप्टी सीएम बनाया जाए। लेकिन कुछ दिन पहले न्यूज़ 18 ने जब नवजोत सिंह सिद्धू का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम का उनके पास ऑफर है, कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको ऑफर दे रहे हैं, लेकिन वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के अंडर काम नहीं करना चाह रहे। 1.5 साल से कैप्टन अमरिंदर सिंह को उनकी याद क्यों नहीं है? अब चुनाव में महज कुछ समय बचा है, तो ऐसे में अब उनको डिप्टी सीएम बनाने की ऑफर दी जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने 18 पॉइंट हाईकमान के सामने रखे थे कि अगर इन 18 पॉइंट पर कैप्टन अमरिंदर सिंह काम करते हैं, पंजाब कांग्रेस काम करती है, तो कांग्रेस की पंजाब में जीत होगी, नहीं तो हार भी जो है 2022 में हो सकती है। और वो 18 पॉइंट जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिए गए, जिसमें बेअदबी का मामला था, ड्रग्स का मामला था, ट्रेन माफिया का मामला था, ट्रांसपोर्ट का मामला था। तो ऐसे में किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को एडजस्ट किया जाए, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं हैं कि पार्टी आलाकमान प्रियंका गांधी लॉबिंग कर रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए। उसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह राजी नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का तर्क है कि नवजोत सिंह सिद्धू जट हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जट हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला से आते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पटियाला से आते हैं। और तीसरा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तर्क दिया है कि कैप्टन की खिलाफत जिस तरह से की है, जिस तरह से उन्होंने इल्जाम लगाया कि कैप्टन बादलों के साथ मिले हुए हैं और ये कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4 साल में परफॉर्मेंस कुछ नहीं की, तो इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं चाहते कि पीसीसी उनको बनाया जाए, यानी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उनको बनाया जाए। तो ऐसे में अगले कुछ दिनों बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी दिल्ली बुलाया जा सकता है अगर सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लगाया जाना है। लेकिन पंकज, अभी की जो तस्वीर है, जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने भी प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात की तस्वीर पोस्ट की और उन्होंने कहा कि एक लंबी मीटिंग हुई है प्रियंका गांधी के साथ, ऐसे में आप तीनों शीर्ष नेतृत्व बात कर रहे हैं, तीनों में से किसकी बात का वजन ज्यादा हो सकता है? वो इसलिए मैं कह रही हूं कि प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई है नवजोत सिंह सिद्धू से, उन्होंने अपनी सारी बातें रखी होंगी उनके सामने। देखिए, 30 मिनट से ज्यादा मुलाकात हुई है और उसके बाद सिद्धू ने जब ट्वीट किया तो बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि सिद्धू कितने कंफर्टेबल है, चेहरे पे मुस्कुराहट, और सियासत में आपकी चेहरे की मुस्कान बताती है कि आगे आने वाले दिनों में हलचल किस तरह की होगी। और सिद्धू की मुस्कान प्रियंका गांधी के साथ, और उसके बाद ट्विटर पर सिद्धू नंबर 1 ट्रेंड हुए। और ये बातें जरूर इस बात को दर्शाती हैं कि सिद्धू की बातें जो है वो मानी जाएंगी। और कांग्रेस में ये कहा जाता है कि कांग्रेस में 2 गुट हैं। एक गुट में सोनिया गांधी की जो तमाम सीनियर लीडरशिप है, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह आते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं, जिसमें गुलाम नबी आजाद आते हैं, और एक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ग्रुप है जिसमें यंग कांग्रेस के नेता आते हैं। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अमूमन ये चाहते हैं कि यंग चेहरों को मौका दिया जाए, उनको तवज्जो दी जाए। लेकिन ऐसे में अगर पीसीसी यानी कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू को लगाना है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को बनाना जरूरी होगा, क्योंकि उनके दम पर ही 2017 में कांग्रेस की जीत हुई थी। लेकिन 2022 आते आते सिनेरियो बदल रहा है। 80 में से 65 से 60 विधायक ऐसे थे जो कहकर रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पर अफसर शाही हावी है, अफसर विधायकों की सुनवाई नहीं करते। दूसरी
बात विधायक ये रखता रहे हैं पंकज जी, कमेटी वो के सवाल सामने। है वो जो हर अपने इंटरव्यू में उठाते रहे हैं। न्यूज़ 18 से उन्होंने जो बात की थी उसमें भी उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन इतना ज्यादा आत्मविश्वास से क्यों भरे हुए हैं नवजोत सिंह सिद्धू? ऐसी कौन सी वजह है? इस पर हमारी निगाह रहेगी। मीटिंग चल रही है शीर्ष कांग्रेस आलाकमान की, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है नवजोत सिंह सिद्धू के मामले पर। इससे पहले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू सुबह करीब 11 बजे दिल्ली में प्रियंका गांधी से उनके आवास पर मुलाकात उन्होंने की है। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बात हुई है। सिद्धू से हुई मुलाकात के पहले प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी से उनके घर पर मुलाकात की थी। वहीं सिद्धू से मुलाकात करने के बाद प्रियंका गांधी 10 जनपद पहुंची, जहां उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच चल रहे विवाद पर पार्टी नेता हरीश रावत ने क्या कहा है, सुनिए। पार्टी में व्यक्तित्व होते हैं तो टकराहट होती है, उसका हमने समाधान निकाल करके दिया है। पार्टी अध्यक्षा की जैसे आदेश हो जाएगा तो उसको सब मान लेंगे, और सब कह चुके हैं, सिद्धू भी कह चुके हैं कि जो पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा मैं मानूंगा। और इसी मुद्दे पर अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने क्या कहा, उन्हें सुनिए। नवजोत सिंह सिद्धू एक मिसगाइडेड मसाइल है जिहदा कोई कंट्रोल नहीं है। किते मर्जी डायरेक्शन हो सकती है, किते मर्जी वज सकती है, अपने ते ही वज सकती है। ਉਹਦੇ जे क्रिकेट सी, क्रिकेट 'ਚ भी लड़ के भज के आया सी, बीजेपी 'ਚ आया सी, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਾ 5 6 10 ਡਾਇਲੌਗ ਰੱਟੇ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो इस करके एज अ मिसगाइडेड बंदा। और सुखबीर सिंह बादल के इस बयान के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा लक्ष्य आपके भ्रष्ट व्यवसायों को नष्ट करना है। जब तक पंजाब के खंडहरों पर बने आपके सुख विलास को पंजाब के गरीबों की सेवा के लिए एक पब्लिक स्कूल और सार्वजनिक अस्पताल में नहीं बदल देता, मैं नहीं झुकूंगा। और पंजाब कांग्रेस में चल रहे विवाद पर बीजेपी की तरफ से क्या बयान आया, सुनिए। कांग्रेस में सब जगह गड़बड़ है। कांग्रेस अब डूबता हुआ जहाज है, कोई भी उस पर बैठने को तैयार नहीं है। हर कोई उससे कूदना चाहता है, और कई बार राहुल जी प्रियंका जी मिलके उसको रोकते हैं, लेकिन जो कूदने का मन बना चुका हो उसको कोई कितना रोकेगा। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी ताकत से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस की अगली सरकार वहां आने वाली नहीं। और पंजाब कांग्रेस में चल रहे विवाद पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने क्या कहा, सुनिए। मतलब कांग्रेस ओवरऑल कहीं भी अब देश में लोगों का भरोसा नहीं रखती है। पूरे देश में लोग कहीं भी कांग्रेस के उस रूप में देख ही नहीं रहे हैं, और उसकी वजह है कांग्रेस की अपनी लीडरशिप। कांग्रेस को जहां भी गवर्नमेंट चलाने का मौका मिला वहां लोगों के लिए काम नहीं किया, आपस में लड़ते रहे, तो इसलिए अब कांग्रेस अभी लोगों के लिए रिलेवेंट नहीं है। और न्यूज़ 18 इंडिया के वेबसाइट ने आजतक.com को पछाड़ा।